नमस्कार मित्रों हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन की एक त्रासदी ये भी रही है कि कोरोना काल में हमने बहुत सारे अपने हीरे खो दिए। बड़ी अपरिमित संपत्तियां थी हमारे पास साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में और मीडिया के क्षेत्र में भी, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी, जो हमसे बिछुड़ गए। और सबकी अपनी अपनी देन थी। आज जब मूल्यांकन करते हैं तो पता लगता है कि सबकी अपनी अपनी देन थी और वो किसी एक लहर का हिस्सा ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए हुए थे। ऐसी शख्सियत जो हमसे जुदा हुई है वो है विनोद दुआ की। विनोद दुआ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता में उनका प्रवेश कोई बहुत पुराना नहीं था, लेकिन जब से वो आए तब से ही स्थापित होना शुरू हो गए। ये सबसे बड़ी बात थी, खूबसूरती थी। और मित्रों, ये बात मानकर चलनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब भी चैनल्स के ऊपर डिस्कशंस का सिलसिला शुरू हुआ, निष्पक्ष, विद इन कोट्स में कहूँगा क्योंकि आजकल निष्पक्ष किसी को भी कहा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, विवादों का विषय बन जाता है। लेकिन पूरे तार्किक तरीके से अगर कोई चुनावी समीक्षाओं की प्रस्तुति होती थी तो वो उसमें दो व्यक्ति उभर कर विशेष रूप से सामने आते थे। एक प्रणव रॉय, वो अंग्रेज़ी में, और हिंदी में विनोद दुआ। विनोद दुआ इसलिए व्यापक स्तर पर स्वीकार्य थे क्योंकि वो हिंदी में बात करते थे और हिंदी की जो बावजूद इसके कि अंग्रेज़ी के प्रति एक रूमानी सा रवैया, दृष्टिकोण हमारे श्रोताओं का, दर्शकों का रहता है, पाठकों का भी रहता है, हिंदी में ये वस्तुतः ये स्थिति होती है कि हिंदी में कही गई बात जो है वो दूर तक पहुंचती है। वो शिखर से लेकर नीचे तक, आप ये कह लीजिए कि अर्श से लेकर फर्श तक वाली बात हो जाती है कि आम आदमी के पास भी पहुंचती है और ख़ास आदमी के पास भी पहुंचती है। वो जो अंदाज़ था, वो जो कला थी प्रस्तुति की, वो विनोद दुआ ने आरंभ की थी। और विनोद दुआ अपने काल में सबसे एक ऐसी शख्सियत बन गए थे जिनका सीधा राब्ता, सीधा संबंध, सीधा संपर्क अपने श्रोता, अपने दर्शक के साथ जुड़ जाया करता था। उम्र में मुझसे छोटे थे लेकिन कई बार मुलाकातें, बहुत बार मुलाकातें हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कई बार डिस्कशन में भी मैं उनसे पूछता था कि यार तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे बात कर लेते हो। तो उनका ये था कि जब मैं अपना संवाद या अपनी बहस के मुद्दे पर मैं बात करने बैठता हूँ तो उस वक्त मैं भूल जाता हूँ कि कैमरा मेरे सामने है, उस वक्त माइक भी भूल जाता हूँ। मैं सब चीज़ें भूल कर सीधा उससे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। और मैं ये बात बाकायदा महसूस करता हूँ, ये उनका अपना कथन था कि ये मैं बाकायदा ये महसूस करता हूँ कि सामने बैठा जो दर्शक मुझे देख रहा है, श्रोता जो मुझे सुन रहा है, मैं उसके प्रति जवाबदेह हूँ। अगर मैं कोई गलत सूचना या गलत तरीके से सूचना प्रस्तुत करता हूँ तो उसकी जवाबदेही मेरी है। उसके लिए पूरी तरह से गुनाहगार भी मैं हूँ और कोई उपलब्धि है तो उसे मैं अपने खाते में भले ही दर्ज कर लूँ, लेकिन गुनाहगार मैं ज़रूर हूँ, अपराधी मैं ज़रूर कहलाऊँगा क्योंकि मैंने उसे गलत सूचना दी और उसने उसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार इसलिए कर गया कि वो मुझे इस क्षेत्र का सेलिब्रिटी मानता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक बात पर विशेष बल देते थे कि मैं जब भी बोलता हूँ, अपनी बात वो कर रहे थे, कि मैं एक बात का ध्यान ज़रूर रखता हूँ कि शब्दों से किसी किस्म की छेड़छाड़ ना करूँ। उनके उच्चारण से मैं प्रयास करता था कि शब्दों के उच्चारण में वही ओज, वही ऊर्जा होनी चाहिए जो शब्द के मूल में, मूल अर्थ में दबी हुई है, छिपी हुई है। और इस बात के लिए कई बार वो दिनकर जी का उदाहरण भी देते थे। मुझे याद है कि एक चर्चा के, आपसी बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार दिनकर जी का उदाहरण दिया था कि दिनकर जी विश्व कविता सम्मेलन में, वर्ल्ड पोइट्री फेस्टिवल उन दिनों में होता था पेरिस में विशेष रूप से, पुरानी बातें हो गई, अब कोरोना ने वैसे ये चीज़ें सारी भुला दी, खा गया कोरोना। तो वर्ल्ड फेस्टिवल, जो फेस्टिवल, वर्ल्ड पोइट्री फेस्टिवल होता था, उसमें दिनकर जी भी एक बार गए, वहाँ बुलाया गया उनको। और दिनकर जी को जब बुलाया गया वर्ल्ड पोइट्री फेस्टिवल में तो परंपरा के अनुसार ये था कि कविता पाठ, उसके बाद उसका अनुवाद फ्रेंच में, और फिर उसकी जो दोबारा प्रस्तुति जो है वो
फ्रेंच में कविता के रूप में कोई व्यक्ति करेगा। ये एक 3 स्तरों पर 3 टायर होता था। लेकिन दिनकर जी की प्रस्तुति जो थी वो उसको देखकर ही बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शायद इसके अनुवाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको सीधा पोइट्री जो है इसका भावानुवाद करके इसमें अंग्रेज़ी में, और क्यों नहीं अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी कि दिनकर जी का जो कविता पढ़ने का जो ढंग था वो अद्भुत था। ये विनोद दुआ से डिस्कशन में जो निष्कर्ष निकले मैं आपको वो बता रहा हूँ। विनोद दुआ का ही कहना था कि दिनकर जी की एक एक शब्द पर इतना बल देते थे दिनकर जी अपने किसी भी कवि सम्मेलन में या कविता पाठ में कि जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है उसको भी उसका अर्थ समझ में आ जाता था। कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, कुछ शब्दों का जो उच्चारण है वो इस ढंग से करते थे। और तब मैंने विनोद दुआ से पूछा कि कुछ याद है, तो कहने लगा आपको भी तो याद होगा, आपने दिनकर जी के साथ बहुत कुछ सुना है, उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ पढ़ा भी है, उनसे सीखा भी है, तो आप ही बता दीजिए या मैं बता देता हूं। तो आपस में उन्होंने भी अपना दिनकर जी की जो प्रस्तुति वो अपनी भाषा में की, मैंने अपनी तरफ से की, और वही बात उन्होंने संकेत किया कि ना आप उसमें चूके ना कहते मैं चूका। सिर्फ ये था कि हमने दिनकर जी की जो प्रस्तुति थी उसको ईमानदारी से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और यही बात दिनकर जी के पक्ष में जाती थी, पेरिस में भी गई, कि वो किसी शब्द का उच्चारण करते समय उस शब्द की जो एक सत्ता है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको चुबाया नहीं करते थे। वो ऐसे जान देकर, ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, तो वो जब चट्टान सी भुजाओं का उच्चारण सही करते थे तो समझ में आता था कि ये चट्टान सी भुजाएं कौन सी हैं और किसकी हैं। तो ये जो एक प्रस्तुति है और शब्दों का जो उच्चारण है, तलफ़ुज़ है, अगर आप उर्दू में बोल रहे हैं तो आपको उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक आना चाहिए। वहाँ आप गज़ल को गज़ल पढ़ेंगे तो गज़ल जो है वो आपकी, आप जैसे गज़ल की आप हत्या कर रहे हैं वैसा लगेगा। तो वो इस बात के कायल थे विनोद दुआ। बहुत सारे गुण थे, उस व्यक्ति ने बहुत कुछ नए ढंग से सिखाया, और उनका ये कहना था कि मैं जो कुछ सीखता हूँ या जो कुछ मैंने सीखा है वो मैंने अपने जो अग्रज थे, जो पहली पीढ़ी थी, उनसे सीखा है। तो मैंने पूछा था उनसे कि आप किन की बात कर रहे हैं, तो उनका कहा था देवकीनंदन पांडे। और एक मुझे वाक्य नहीं भूलता उनका कि देवकीनंदन पांडे जब कभी विशेष कमेंट्री प्रस्तुत करते थे, देवकीनंदन पांडे या शिव पूजन सहाय या ये लोग, इस पीढ़ी के लोग, तो ये उस वक्त ये होता था कि उस वक्त कहते हैं कि समय जो था, लगता था कि समय स्तब्ध होकर ठहर गया है, समय उनकी बात सुन रहा है। और इसीलिए उनकी जो कमेंट्रीज थी, उनकी जो एक प्रकार से जो आंखों देखा हाल, वो चाहे गणतंत्र दिवस का है, चाहे स्वाधीनता दिवस का है, चाहे नेहरू की अंतिम यात्रा का है, जिस रूप में वह लोग प्रस्तुत करते थे, वे लोग प्रस्तुत करते थे, वो इसलिए अद्भुत थी कि वह लोग उस समय की, उस सामयिकता की भूमिका में, उसकी पीड़ा में, उसके दर्द में, उसके आह्लाद में, उसकी खुशी में, उसकी ऊर्जा में इतने डूब जाते थे कि डूब कर उनके मुंह से जो उच्चारण निकलता था वो एक जादुई प्रभाव छोड़ता था अपने श्रोता के ऊपर। और इसी प्रभाव की वजह से जो सारा का सारा जो मूर्त रूप है आंखों देखा हाल का, वो कई बार लगता था कि ये ज़्यादा इनको सुन लिया जैसे देख लिया। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुति है इसके बड़े कायल थे, इसलिए उनकी विशेषताएं यही थी कि सीधी बात, जुड़ाव दर्शक के साथ, श्रोता के साथ, और उसके अलावा ये है कि सीधी जो बात है सपाट बयानी की, उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने उनसे एक प्रश्न और पूछा था, दिलचस्प है आपके लिए जानना भी, कि इनके जो पूर्वज थे वो पाकिस्तान से आए थे, अविभाजित उसी क्षेत्र से, डेरा गाज़ी खां से आए थे। तो डेरा गाज़ी खां, डेरा इस्माइल खां, यहाँ से जो भी लोग आए, इनकी बोली में कहीं ना कहीं बहावलपुरी और मुल्तानी टच ज़रूर होता था बातचीत में, इनकी उच्चारण में। तो वो ये स्वीकार करते थे कि मुझे अपना उच्चारण ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए मुझे एक लंबी कवायद करनी पड़ी कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं कि जो उच्चारण है उसमें से वो बहावलपुरी या सराइकी जो है वो ज़्यादा हावी ना नज़र आए। जो जिस भाषा में मैं कार्यक्रम दे रहा हूं, मेरी वो भाषा की जो पाकीज़गी, जो पवित्रता है, जो उसकी ऊर्जा है, वो कायम रहे। और ऐसी प्रतिभा मित्रों, उसको जब जाती है प्रतिभा तो बड़ा दुख होता है। उम्र भी विशेष नहीं थी, 1994 में 54 में इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं दिनों हमसे चले गए।
और ये भी था कि शायद कुछ माह पूर्व ही इनकी पत्नी भी कोरोना से पीड़ित थी और कोरोना काल में ही वो चल बसी। और उसके बाद इनका जाना जो है वो एक ऐसा एक शून्य छोड़ गया, भाव छोड़ गया। उसकी पूर्ति जो है वो वक्त लगेगा, समय लगेगा, और वो कब हो पाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। अंतिम बात यह कि इनकी जो शुरुआत हुई थी, इन्होंने रंगमंच से शुरुआत की थी, तो रंगमंच के भी धनी थे। श्री राम जो सेंटर ऑफ दिल्ली में है, श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, तो उसके मंचों पर भी इनकी प्रस्तुति। और साथ में ये भी जोड़ दूं कि जितना अच्छा गाते थे गज़लों को, उर्दू की गालिब की गज़लें, कभी आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। इतना अच्छा गाते थे कि लगता था कि ये शायद सिर्फ एंकर नहीं है, सिर्फ प्रस्तोता नहीं है कार्यक्रम के, सिर्फ समाचार वादक नहीं है, बल्कि एक अच्छे गायक भी हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।